इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है और आज से इकोनॉमिक्स विषय स्टार्ट है। और इकोनॉमिक्स पहले से ही जटिल एक विषय रहा है, तो हम लोग इसको ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग छोड़ने का संभावना कम से कम हो। ठीक है, और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी भी होता है। और इकोनॉमिक्स विषय मात्र एक ऐसा विषय है जिसको जानना भी जरूरी है। और हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है या फिर आपका हिस्ट्री है, तो उधर से जाओ तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर ज्योग्राफी है, इससे ये थोड़ा सा टफ है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं और पहला जो चैप्टर है वो है आपका गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, हिंदी में वस्तु एवं सेवाएं। तो गुड्स क्या होता है? तो सबसे पहले गुड्स वो होता है जिसका कुछ ना कुछ अपना एक मौद्रिक मूल्य हो। ठीक है, सेवाएं क्या है? तो सेवा जो हम लोग देते हैं, लेकिन ये गुड्स नहीं होता, लेकिन इसका भी कुछ अपना एक मौद्रिक मूल्य होता है। तो हम लोग गुड्स का सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्गीकरण, मतलब डिवीजन ऑफ गुड्स। तो पहला जो गुड्स का डिवीजन में आएगा वो आता है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर अगर देखा जाए तो वस्तु जो है उसको 3 भाग में बांटा गया। वस्तुओं को मत करो ऐसे तो वस्तुओं को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। तो पहला जो भाग है स्वामित्व के आधार पर वो होता है सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक। ठीक है, वस्तु। तो सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या हुआ? तो सार्वजनिक वस्तु का अर्थ हुआ कि जिसपे अधिकार सबका हो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? निजी वस्तु। तो किसी पार्टिकुलर इंसान का अगर कोई चीज है उसको हम लोग निजी वस्तु बोलेंगे। और तीसरा जो हुआ वो होता है क्लब गुड, क्लब वस्तु। ठीक, तो सार्वजनिक जो वस्तु होगा इसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा का तत्व मौजूद नहीं होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, प्लस बहिष्कार भी नहीं होगा। यहां तक दिख रहा है? यहां तक देखो तो हाँ, तो इसमें प्रतिस्पर्धा या बहिष्कार नहीं होगा। तो प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। तो अगर सार्वजनिक वस्तु कोई भी चीज़ है, जैसे कि सार्वजनिक वस्तु में रोड वगैरह आ गया, रोड आ गया, पार्क आ गया, तो इसमें कोई भी तरह का कंपटीशन नहीं होता है और ना ही इसमें बहिष्कार किसी को किया जा सकता है कि आप रोड पे नहीं चल सकते हैं। ये सार्वजनिक वस्तु है, यानी कि ये सबका वस्तु है। सबका वस्तु है तो इस पर अधिकार भी सबका होता है। ठीक है, और निजी वस्तु में क्या आ जाएगा? तो निजी वस्तु में प्रतिस्पर्धा भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी संभव है और साथ साथ बहिष्कार भी संभव है। तो आपका अगर आप पर्सनल गुड्स है, कार है या घर है, ये कार है आपका या घर है, तो ये आपका निजी वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें आप कंपटीशन भी कर सकते हैं। कंपटीशन मतलब कि तुम्हारा घर 2 मंजिला का है तो हम 4 मंजिला का बना लेंगे, तो कंपटीशन हो रहा है। बहिष्कार के हम तुमको अपना घर में इंटर नहीं करने देंगे। लेकिन सार्वजनिक वस्तु में तुम प्रतिस्पर्धा नहीं बहिष्कार कर सकता। किसी को तुम मना तो नहीं कर सकता ना कि रोड पे नहीं चलो, रोड तो सरकार का है, क्यों नहीं चलेंगे। अब आता क्या? क्लब वस्तु। तो इसमें प्रतिस्पर्धा तो नहीं होता है सॉरी, बहिष्कार होता है और इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। तो सार्वजनिक क्लब गुड्स में मतलब मान लो कि कोई सोसाइटी है, तो तुम्हारा सोसाइटी वैसा है। ठीक है, अब जैसे कि कहीं भी अगर जाते हो तो देखता है ना कि रेलवे का अपना एक सोसाइटी बना हुआ है। ठीक है, चाहे कोई भी एक बड़ा कंपनी का अपना एक सोसाइटी बना हुआ है जिसमें वो लोग रह रहा है। तो इसमें बहिष्कार तो किया जा सकता है। बहिष्कार मतलब कि हम दूसरे जगह का आदमी को उसमें इंटर नहीं करने दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो सोसाइटी तुम्हारा है वो सोसाइटी मेरा भी है, तो हम लोग आपस में क्या ही कंपटीशन करेंगे। और हम लोग कंपटीशन करने वाले होते कौन है? जो उसका मालिक है वो अपने दूसरे सोसाइटी से कंपटीशन करे कि उसका सोसाइटी वैसा है।
ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा आता है, हम लोगों में 18 घंटा आता है, तो उससे वो कंपटीशन करें। हम लोग तो एक नागरिक है, रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो इसमें कुछ उदाहरण हम लोग सार्वजनिक वाला हम दे सकते हैं। सड़क है या जगह नहीं तो आप लोग लिख लीजिए कि सड़क हो जाएगा, पार्क हो जाएगा, थिएटर हो जाएगा, होटल हो जाएगा। निजी वस्तु में निजी आवास, आपका जो घर है वो हो गया, आपका कार वगैरह हो गया। निजी वस्तु में आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया। और क्लब वस्तु में क्या हो जाएगा, सोसाइटी वगैरह हो गया, तो ये आपका क्लब वस्तु हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो डिवीज़न है वस्तुओं का, वो किसके आधार पर किया गया है, तो अंतिम वस्तु के आधार पर। किसके आधार पर, अंतिम वस्तु, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार का वस्तु आ जाएगा, एक होता है पूंजीगत वस्तु, ठीक है, और दूसरा आता है आपका गैर पूंजीगत वस्तु। तो पूंजीगत वस्तु और गैर पूंजीगत वस्तु में क्या अंतर है? तो पूंजीगत वस्तु हम उस वस्तु को कहेंगे जिसको खरीदने से तुम्हारा पूंजी का निर्माण हो, मतलब कि पैसा बने। अब और गैर पूंजीगत वस्तु क्या हो गया, जैसे कि हम अपने शौक के लिए खरीदे हैं, इससे हमको कोई भी प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। अब आदमी कार खरीदता है दो प्रकार से, एक कार खरीदता है रेंट लगाने के लिए कि हम उसे भाड़ा पे चलाएंगे, ठीक है, 2500 जितना भी आता है, 5000 10,000 हम लोग भाड़ा पे चलाएंगे, उससे भाड़ा कमाएंगे। और गैर पूंजीगत वस्तु क्या होगा, जो तुम अपने पर्सनल यूज के लिए जो कार खरीद रहे हो, वो हो गया आपका गैर पूंजीगत वस्तु, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। तो पूंजीगत वस्तु जैसे हम लोग रेंट के लिए जो गाड़ी खरीद रहे हैं, उसे हम उसका पर्पस क्या था खरीदने का, भाड़ा पे चलाने का। और गैर पूंजीगत वस्तु में पर्सनल अपना। तो ये आपका दो डिवीजन हो गया। पहला क्या था, स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा क्या है, अंतिम वस्तु के आधार पर। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका रहने दो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए, ठीक है। और एक बात है कि अगर कैपिटल गुड्स का मांग बढ़ रहा है, ये जो पूंजीगत वस्तु है इसी को कैपिटल, इसको नॉन कैपिटल। तो अगर कैपिटल गुड्स का अगर मांग बढ़ रहा है, इसका मतलब देश जो है अपना विकास की ओर जा रहा है, आर्थिक विकास देश का हो रहा है। अब कैपिटल गुड्स अगर कोई इंसान लेगा, इसका मतलब क्या, अपना पूंजी का निर्माण कर रहा है। पूंजी का निर्माण होगा तो भारत का जीडीपी भी तो बढ़ेगा इससे, और भारत का जीडीपी हमेशा फाइनल गुड्स पे ही निकाला जाता है, अंतिम वस्तु पे ही निकाला जाता है। इतना जब हम लोग आगे जीडीपी जीएनपी ये सब पढ़ेंगे तब हम लोग फिर देखेंगे कि जीडीपी होता क्या है और कैसे इसका आकलन किया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी ये हम लोग वस्तु का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आप लोग इस अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप इसको मिटा देते हैं। तो तीसरा जो आधार बनता है वो क्या है, उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, तीसरा जो है वो है उपयोग के आधार पर, गुड्स का डिवीजन, ठीक है। वस्तु का वर्गीकरण जो है ये उपयोग के आधार पर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बाबू पीयूष। उपयोग के आधार पर। तो पहला जो है वो है उपभोक्ता अस्थाई वस्तु, इसी में, ठीक है। इसी में दूसरा क्या होगा, उपभोक्ता अस्थाई वस्तु। तो उपभोक्ता अस्थाई वस्तु क्या होता है और उपभोक्ता अस्थाई वस्तु क्या होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल और इसको कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है उपभोक्ता अस्थाई वस्तु में कि कम से कम जो भी वस्तु खरीद रहे हैं उसका जो कोई भी गुड्स है तो उसका भी अपना एक समय पीरियड होता है, एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। तो उसका एक्सपायरी डेट कम से कम 3 साल तक का होना चाहिए, ठीक है। तो उपभोक्ता अस्थाई वस्तु किसको बोलेंगे, जिसका 3 वर्ष तक आयु रहे वस्तु का, ठीक। दूसरा क्या है, अगर हम उसको बेचे कभी भी कहीं भी तो उसका हमको कुछ रिसेल वैल्यू मिल जाए, ठीक है। रिसेल वैल्यू मतलब कि जैसे कि आप तुम गाड़ी खरीदा कार, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि 3 साल से ज़्यादा देर तक तो चलेगा ही,
और जब उसको हम लोग बेचेंगे, मान लो 20 लाख का कोई कार खरीदा है, तो जब बेचेंगे तो 15, चाहे 10, 8, 7 तुमको मिल जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ रीसेल वैल्यू है। तो इसमें क्या क्या उदाहरण में आ जाएगा, कार, फोन, ठीक है, ये सब आपका उपभोक्ता अस्थायी वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। अब उपभोक्ता अस्थायी वस्तु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो जिसका 3 साल से कम, 3 वर्ष से कम हो आयु। दूसरा क्या है, इसका रीसेल वैल्यू नहीं हो, ठीक है, इसका रीसेल वैल्यू नहीं हो। तो जैसे मान लो कि कोई कॉस्मेटिक का चीज लेता तुम, ठीक है, ठीक है, कोई क्रीम ले लिया, या फिर तुम खाने का भी कोई वस्तु ले लो, जैसे तुम आलू ही ले लिया, तो अब इसको तुम मान लो कि 300-400 में कोई क्रीम लाया, अब उसको तुम बोलेगा 4 साल के बाद हम बेच देंगे तो बिकेगा जी, नहीं, क्योंकि उसके जगह पे मार्केट का और भी नया नया प्रोडक्ट आ चुका होगा उस समय तक, पहला बात। और दूसरा बात है कि उसका एक्सपायरी डेट भी खत्म हो गया होगा। कितना देता है मैक्सिमम, बेस्ट बिफोर 24, ज़्यादा से ज़्यादा 24 मंथ्स, या फिर 12 मंथ, 6 मंथ। तो जब मैन्युफैक्चर हुआ है उसे 24 मंथ तक ही वो अच्छा है, नहीं तो फिर एक्सपायर हो जाएगा, झूठ का खराबी कर देगा। या 12 मंथ भी रहता है, 6 मंथ भी रहता है, तो मतलब 3 साल से कम है, तो ये कॉस्मेटिक्स गुड्स जो भी होंगे वो उपभोक्ता अस्थायी, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो कोई दिक्कत है? और एक नोट करके लिख लेना है कि ये जो अस्थायी वस्तु है, ठीक है, कौन, उपभोक्ता अस्थायी वस्तु, तो नोट करके लिख लेना है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो उपभोक्ता अस्थायी वस्तु, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीद रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट गुड, ठीक है। तो इसको एक फैक्ट की तरह आपको याद रखना है, ठीक है। व्हाइट गुड से क्या मतलब होता है, तो व्हाइट गुड से मतलब होता है कि जब कंज्यूमर ड्यूरेबल, उपभोक्ता अस्थायी वस्तु में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हम लोग उसमें शामिल करेंगे तो उसी को व्हाइट गुड्स बोला जाता है। कोई दिक्कत है? तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ थ्योरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए, हो गया होगा, चलो इसको भी हटा देते हैं ऊपर वाला। तो अब है मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये वर्गीकरण तो हो गया, कितना कितना प्रकार से वर्गीकरण अभी हम लोग किए, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, अंतिम वस्तु के आधार पर, उसके बाद क्या था, एक उपभोक्ता अस्थायी और अस्थायी के आधार, मतलब कि उपयोग के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं मांग के सिद्धांत क्या होता है। मांग का सिद्धांत तो क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड। बढ़िया से लिख देते हैं, बोलेगा कि स्पेलिंग वो नहीं आता है क्या, ठीक। तो मांग का सिद्धांत और इसी को बोलेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इस पे एक चीज देखो कि अगर कोई भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सा बात है। तो लंबा लिखाने से बढ़िया कि हम शॉर्ट शॉर्ट बताते चले ताकि आदमी को समझ में आ जाए। ठीक, कहानी लिखाने पे विश्वास कम करो, थोड़ा जानने का कोशिश करो। लिखने का तुम, अगर तुम्हारे पास कंटेंट सॉलिड रहेगा, जाना हुआ रहेगा, तो तुम लिख लेगा खुद से। तो कोई भी वस्तु का अगर प्राइस इंक्रीज करता है, ठीक है, कोई भी वस्तु का प्राइस इंक्रीज करता है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो ये कलम है, इसका प्राइस इंक्रीज कर गया, ये है डॉम्स का, ये पेन है, और इसका प्राइस हो गया मान लो 100 रुपया, अभी 20 रुपया मिलता है। 100 रुपये इसका अगर दाम हो गया तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, दूसरा कंपनी का चीज़ को लेंगे। लेकिन फिर यही जब 5 रुपया हो जाएगा तो फिर हम लोग इसी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बात है ऐसा कि अगर कोई भी वस्तु का डिमांड अगर बढ़ेगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा, सॉरी, डिमांड गिर जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगा, प्राइस डाउन होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना।
अब एक सोच लो कि कोई किसी के पास वीवो ओप्पो का फ़ोन है। अब उसी को जो नॉर्मल वीवो ओप्पो 20,000 में मिल जाता है, वो अगर तुमको 1-1.5 लाख रुपया दाम में मिलने लगे तो तुम लेगा? नहीं लेगा। बोलेगा हम एप्पल क्यों नहीं ले लेंगे, क्यों लेंगे इसका, 50-60 हज़ार 70 हज़ार 80 हज़ार तक एप्पल का फ़ोन हो जाएगा बढ़िया। तो हम लोग फिर उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर वही वीवो ओप्पो 5,000 6,000 में जब दाम हो जाता है तो फिर हम लोग वीवो ओप्पो की तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो मांग का सिद्धांत क्या बोलता है? थ्योरी ऑफ डिमांड कि प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और वही प्राइस जब डिक्रीज करेगा तो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अब इसमें क्या है, तो कुछ अपवाद भी आते हैं। ठीक है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जो कि ये मांग का सिद्धांत को नहीं मानता है। तो बहुत ऐसा वस्तु ऐसा भी होता है कि उसको मांग से लेना देना नहीं है। अगर प्राइस उसका बढ़ेगा फिर भी आदमी का डिमांड रहेगा, या प्राइस घटेगा फिर भी आदमी का डिमांड रहेगा। तो अपवाद वस्तु कौन कौन सा है उसको हम लोग जान लेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है गिफिन गुड्स। ठीक है, क्या है? गिफिन वस्तु। ठीक है, और ये गिफिन वस्तु किसको बोलते हैं? जो आवश्यकता के अनुसार हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग को क्या है, आवश्यकता है। जैसे नमक, मान लो खाना में नमक है। अब नमक का कीमत मान लो कि 50 रुपया हो जाता है, अभी 10 रुपया में मिल रहा है, 50 रुपया भी हो जाता है, फिर भी हम लोग नमक को लेंगे। क्या कि अगर नमक नहीं लेंगे तो हम लोग कोई भी जो भी सब्जी वगैरह बनता है वो नहीं बनेगा। तो नमक के बिना जिंदगी अधूरा बन जाएगा। तो नमक हो जाएगा जैसे आवश्यकता वस्तु। दूसरा होता है वेबलेन गुड। ठीक है, वेबलेन वस्तु ये होता है जो है वो शो ऑफ का गुड्स होता है। ठीक है, जो दिखावा करने के लिए हम लोग लेते हैं, उसका दाम अगर बढ़ भी जाएगा फिर भी हम लोग उस वस्तु को लेंगे। इसको हम लोग अपवाद में मानते हैं। तीसरा है पिगवन वस्तु। ठीक है, तो पिगवन वस्तु क्या हो जाएगा? जैसे कि कोई भी हानिकारक चीज है, दारू हानिकारक वस्तु। मान लो कि कोई शराब है या फिर सिगरेट है, तो अगर मान लो 10 रुपये में मिल रहा है, अगर 20 रुपये में मिल रहा है तो फिर भी आदमी पीने वाला पिएगा ही पिएगा। दारू है 200-250 में मिल जाता है, वो 300-400 में भी मिलेगा तो भी आदमी पिएगा। तो ये होता है मांग का सिद्धांत। कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? बोलो। अब आता है एक प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, क्या है? प्रतिस्थापन वस्तु, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव गुड। ठीक है, तो अगर कोई भी एक ऐसा वस्तु है जिसका प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो दूसरे चीज का डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, एक वस्तु का प्राइस बढ़ने पे अगर दूसरे वस्तु का डिमांड बढ़ जाए तो हम लोग उसको प्रतिस्थापन वस्तु या अल्टरनेटिव गुड्स बोलेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि अगर इसके बिहाफ में हम लोग उसका यूज करने लगे। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे कि चाय का कीमत बढ़ गया, तो चाय कीमत बढ़ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे? चाय नहीं पियेंगे, कॉफी पियेंगे। तो जब चाय का कीमत बढ़ता है तो उसी में क्या होता है, कॉफी का जो डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो ये होता है प्रतिस्थापन वस्तु। कोई दिक्कत है?
दूसरा क्या है, पूरक वस्तु। ठीक है, पूरक वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलेंगे, तो जैसे कि उदाहरण दे देते हैं। ठीक, तो अगर कोई भी एक वस्तु है, उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड भी गिर जाएगा। इसमें क्या था, दूसरे का डिमांड बढ़ रहा था। तो अब जैसे चाय, ठीक है, चाय का कीमत अगर बढ़ गया, चाय का कीमत बढ़ गया तो आदमी चाय नहीं पिएगा। तो चाय नहीं पिएगा तो चाय के जगह पे, चाय के साथ साथ वो लोग बिस्किट भी खाता था। ठीक है, तो बिस्किट जो होगा उसका डिमांड भी गिर जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो चाय का कीमत अगर बढ़ा तो आदमी चाय नहीं पिएगा, और चाय के साथ साथ सिगरेट जो पीता था वो भी नहीं पिएगा। आप समझ में आया ना, अब अच्छा समझ आया ना। तो बिस्कुट का डिमांड गिर जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरक वस्तु। कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल देखेंगे सर्विस क्या होता है। थैंक यू।